मेरा नाम विपिन गुप्ता और हम मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं हमारे हरियाणा में और करनाल में। और आज जो पूसा इंस्टीट्यूट में ये जो प्रोग्राम हुआ एग्रीकल्चर मार्केटिंग और एक्सपोर्ट का, ये बहुत अच्छा विषय है। और जो आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है डबल द इनकम ऑफ द फार्मर, ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसके अंदर हमारी डेयरी इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री अपने में बहुत अहम भूमि कर रही है। जैसा कि मैंने बताया कि आज कोई भी किसान 2 गायें 5 गायें जो मर्जी क्वांटिटी में गायें भैंस रखे और उसका दूध पैदा करे, सेम डे अपना उसका प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है और नेक्स्ट डे उसको पैसे मिल जाते हैं। कंपेयर टू अदर आइटम्स लाइक एग्री प्रोडक्ट्स, वीट, राइस या अदर जो चीज़ें हैं, उसके अंदर क्लाइमेटिकली और काफ़ी चीज़ें की अपना वो उसमें संभावनाएं रहती हैं। तो इसलिए दूध के अंदर मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा समय और अच्छा टाइम है। आज के दिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी 3rd टर्म में गवर्नमेंट का कार्य चल रहा है, बहुत तेज़ी से और बहुत बढ़िया ढंग से काम हो रहा है। इसके अंदर एक्सपोर्ट के अंदर गवर्नमेंट की बहुत सारी नई इंसेंटिव, नई फैसिलिटीज़ आ रही हैं, जिसके अंदर जो हम दूध की बात अभी हम कर रहे थे, यहाँ पे काफ़ी किसान भाइयों ने क्वेश्चन किए कि वो कैसे उसको ज़्यादा रेट ज़्यादा बात करें। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कंट्री से बाहर रहेगा, जितनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट की रहेगी, मिल्क प्रोडक्ट्स की, उतने ज़्यादा दाम हम अपने किसान भाइयों को दे पाएंगे। और जो पहले हम बचपन में सुना करते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, मैं आजकल ये कहता हूँ कि भारत तो सोने का शेर बनेगा और ये उस तरफ हम बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। अब हमारी इकनॉमी 11th से 5th लार्जेस्ट इकनॉमी इन द वर्ल्ड हम हैं और 2028 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बनने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई जो ICR के अंदर डॉक्टर साहब ने इन्होंने आज हमें इनवाइट किया और हमारे विचार सुने। थैंक यू सो मच। सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि जो बड़ा ही विषय यहाँ पर उठा कि लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है या कम मिल पा रहा है। दूसरा ये कि मिलावट की बात कही गई है और ऑर्गेनिक खेती की बात कही गई है। क्या असलियत है जो देखिए, चाहे वो दूध हो, चाहे वो कोई भी ऑयल हो, मेडिसिन हो, किसी भी तरह की चीज़ें हों, मिलावट की चीज़ें तो पहले भी चलती थी मुझे जो लगता है, और बहुत अच्छे प्रश्न थे उनके, आज भी चल रहे हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट ने, सरकार ने बहुत अच्छे नियम मिल्क इंडस्ट्री में तो इम्प्लीमेंट करे हैं, जिसकी वजह से दूध की प्रोडक्शन देखने में हम लोगों को नज़र आती है और दूध की क्वालिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार हुए हैं और प्रोडक्ट्स में ज़्यादा सुधार हुए हैं। जहाँ तक बात ऑर्गेनिक की है, अभी एक किसान भाई ने बोला था कि ऑर्गेनिक के अंदर में रेट हमें वो क्या होने चाहिए। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी हमने कुछ गांव और कुछ विलेजेस, कुछ फार्मर्स को चिन्हित कर रखा है, जिसके वजह से उनको ज़्यादा रेट और ज़्यादा प्रोडक्ट के उनको प्राइसेस मिलते हैं। प्रोग्राम था जिसमें किसानों की क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली। क्योंकि कृषि क्षेत्र का जो उत्पादन का दायरा है वो काफ़ी लंबा है। कहीं फिशरी से, डेयरी से, शुगर इंडस्ट्री से, जो एक्सपोर्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए, और मुझे यह भी मौका मिला कि मैं नाफेड के रूप में से क्या क्या हम सुविधाएं दे रहे हैं किसानों को, कैसे उनका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, कैसे उनको समर्थन मूल्य दिया जा सकता है, इसके बारे में एक बहुत अच्छा मौका मिला। और हमने यह देखा कि इस तरीके के संवाद जो किसानों तथा जो गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट से आते हैं, जो स्कीमों के बारे में उनको बताने का एक अच्छा सा मौका मिलता है। और हमें भी यह जानकारियाँ मिलती हैं कि हमें किन किन चीज़ों पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। तो आइए हम सब मिलकर इस तकनीकी सत्र के माध्यम से ज्ञान, अनुभव और नवाचार से समृद्ध करें, ताकि हमारी कृषि प्रणाली न केवल देश के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सके। ये मंच नई सोच और सकारात्मक परिवर्तन का संदेश लेकर आएगा और मुझे विश्वास है कि आपकी सक्रिय भागीदारी से इसे हम सफल बनाएंगे। एडिशनल MD नाफेड, जिन्होंने कृषि विज्ञान में अपने वर्षों के अनुभव से और अथक प्रयासों से नाफेड को सुदृढ़ बनाया है।
उन्हीं के साथ श्रीमती सिमी उन्नीकृष्णन AGM फ्रॉम अकीदा, जिन्होंने कृषि निर्यात के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता एवं दूरदर्शिता से नई दिशा प्रदान की है। साथ ही साथ डॉक्टर अलका सिंह, हेड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जिन्होंने कृषि नीति एवं विपणन पर गहन शोध एवं व्यावहारिक अनुभव से हमें प्रेरित किया है। साथ ही साथ डॉक्टर हरदीप सिंह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स डिवीजन, जिन्होंने नवोन्मेषी शोध एवं विश्लेषण से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है। यह सब आज हमारे साथ उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त आज के तकनीकी सत्र के वक्ताओं में शामिल हैं श्री विपिन गुप्ता, चेयरमैन फ्रॉम अल्फा मिल्क फूड्स, श्री रविशंकर जी ONDC से तथा डॉक्टर रचना जैन DST से। विभागाध्यक्ष कृषि अर्थशास्त्र विभाग से कि आज के हमारे तकनीक सत्र के मुख्य अतिथि चेयरपर्सन केवल स्वागत का प्रतीक ही नहीं बल्कि हमारे प्रति सम्मान और आभार की अभिव्यक्ति भी है। बहुत बहुत नमस्कार और सभी का और जैसा कि ये बताया गया कि ये सत्र बहुत जो प्रश्न जो उनके जो सवाल हैं वो हमारे जो लोग हैं वो आप उनको लिख करके दे सकते हैं और आपको पूछने का भी अवसर दिया जाएगा। तो पहले आप सभी वक्ताओं को एक बार ध्यानपूर्वक सुनिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अलका सिंह जी, सुनील कुमार जी, एडिशनल MD नेफेड, सिमी न्यूट्रिशन जी, अकीदा से डॉक्टर हरदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आए हुए सभी किसान भाइयों का और सब साथियों का बहुत पूरे धन्यवाद। मुझे यहाँ मैडम ने बुलाने का एक बहुत अच्छा मुझे मौका, बहुत अच्छा चांस मिला है। थैंक यू फॉर दैट। जैसा कि मैडम ने बताया, हम लोग डेयरी इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 90 मंथ के अंदर डील लाइसेंसिंग हुई थी, जिसके अंदर काफी मिल्क प्लांट्स उस समय प्रोसेसिंग के लिए आए और जैसे जैसे डील लाइसेंसिंग में पर्टिकुलर डेयरी इंडस्ट्री की बात ही करूँगा अभी पहले, उसके अंदर काफी ज्यादा बेनिफिट्स मैं समझता हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली फार्मर्स को हुआ है। उस समय में 90 मंथ से पहले दूध की पोजीशन ये थी कि हर फैक्ट्री में दूध आता था और बहुत लिमिटेड फैक्ट्री थी 90 मंथ से पहले। दूध देने वाले ज्यादा थे और प्रोडक्शन कम थी, उसकी वजह से दूध के दाम किसानों तक नहीं मिल पाते थे। जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो हुई स्टेट लेवल में, इंडियन लेवल पे और एक्सपोर्ट्स के अंदर दूध के दाम अच्छे दाम मिलने लगे हैं, अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, सारी GPS signal lost. प्राइवेट इंडस्ट्री अपने फार्मर्स को, अपने सप्लायर्स को वो अपना प्रोविजन करके उसको प्रोवाइड करा रही है, चाहे वो चीनी सेंटर के रूप में हो, चाहे वो BMC कलेक्शन हो, जिसे विलेज लेवल कलेक्शन बोलते हैं, उसके माध्यम से हम अपना वो काम करा रहे हैं। आज के दिन भी हम तकरीबन 550 विलेजेस के अंदर में यूपी और हरियाणा के अंदर हम तकरीबन मोर देन 12,000 फार्मर से डायरेक्ट बिजनेस हम कर रहे हैं। इसमें डायरेक्टली दूध का प्रोक्योरमेंट फार्मर से आते हैं और फार्मर को डायरेक्ट पेमेंट उसके अकाउंट में कंपनी के अकाउंट से जाती है। कोई बीच में जितने मीडिएटर्स थे, पहले 3-4 मीडिएटर्स आते थे एक फार्मर और मिल्क प्रोसेसिंग फैक्ट्री के बीच में, तो सारी पेमेंट का जैसे सिस्टम ट्रांसपेरेंसी हो गई है, दूध की क्वालिटी अच्छी मिलने लगी है। उसमें हम कैटल फीड की प्रोविजन कराते हैं जो मार्केट रेट से लगभग 20 से 22% लेस रेट में किसानों को हम प्रोवाइड कराते हैं। फिर वेटरनरी सर्विसेज भी हमारे पास में वहाँ पे डॉक्टर्स की रहती है जो कि 24 घंटे वेटरनरी फैसिलिटीज अपने फार्मर्स के लिए वो रहती हैं। उसके अलावा समय समय पर जो नए कैंप्स हाउ टू इंक्रीज द यील्ड, हमें अपने पशुओं का ध्यान और पशुओं की यील्ड कैसे बढ़ाई जाए, कैसे उसको कमर्शियल वाइबल बनाया जाए, तो वो उसके लिए भी हम समय समय पर नए नए कैंप्स, नए नए वो कंसल्टेंट्स को भेज के वो काम करते हैं। अभी इस समय आज के दिन में समझता हूँ ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और काफ़ी नई अच्छी पॉलिसीज, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे फैक्ट्री के लिए हो, चाहे छोटी या बड़ी फैक्ट्रीज के लिए,
सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी नई पॉलिसीज, नई अच्छी फैक्ट्रीज के अंदर फैसिलिटीज गवर्नमेंट करा रही है। अपीडा के यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं, खुद ये लोग अपीडा बाय वे ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं और समय समय पर जो लेबोरेटरीज के इक्विपमेंट से ना केवल फैक्ट्री के बड़ी चिलिंग सेंटर्स के फार्मर्स जो इक्विपमेंट कराना चाहे लेबोरेटरीज में, उसके अंदर 50% तक की छूट अपना गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर रखा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक योगदान सरकार की तरफ से है। और वैसे आप सब लोग बहुत समझदार, बहुत बैठे हैं, अच्छे अच्छे विभाग बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो किसानों का जो एग्रीकल्चर के अंदर डबल इनकम का जो सिस्टम जो गवर्नमेंट या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं, वो मिल्क इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा उसके अंदर में एक सर्कल है। आज कोई भी किसान, छोटा बड़ा किसान कोई अपनी गाय भैंस रखता है तो सेकंड डे से उसकी सेलिंग और उसकी पेमेंट एश्योर हो जाती है, जबकि कई उपज ऐसी है कि उसमें मौसम का ध्यान, उसमें मौदा तेजी, उसमें गवर्नमेंट का और रेट का कई चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है। बट मिल्क थ्रू कंट्री आज के दिन में बहुत ज्यादा मिल्क प्रोसेसिंग के अंदर में काम हो रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा समय ना लेता हुआ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारे यंगस्टर्स भाई किसान है या और जो लोग हैं जो पॉजिटिव एनर्जी से अपने काम को, कार्य को बढ़ाए, चाहे वो खेती कर रहे हैं, और खेती के अंदर भी आजकल नए नए वैल्यू एडेड आइटम जैसे एवोकाडो, सैफरन और कई चीजें चंदन, उसकी भी अपना गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि उसकी खेती कर सकते हैं। तो जो पहले हम सुना करते थे बचपन में कि भारतवर्ष सोने की चिड़िया है, मुझे लगता है ये समय ऐसा आ गया कि भारतवर्ष आने वाले समय में सोने का शेर होगा। और जो गवर्नमेंट की जो प्राइम मिनिस्टर चाहता है, जैसे एक सपना है $5 ट्रिलियन 2029 तक आने का, उसके अंदर भी बहुत तेजी से कार्य हर क्षेत्र में, हर इंडस्ट्री में और हर गवर्नमेंट के उसमें ये काम चल रहा है। सेम इसी तरह से हम पहले देश, हमारा भारतवर्ष हिंदुस्तान के अंदर 11वें नंबर पर था इकोनॉमिकली। अब पिछले 11 साल में 11 नंबर से 5वें नंबर पे हमारी इकोनॉमी आ चुकी है, और जो कि 2028 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो मैं इन सभी साथों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी का विशेष रूप से जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई चीज कुछ भी हो, ऑलवेज वेलकम। हम हरियाणा में, करनाल में, यूपी में, हाथरस और मुजफ्फरनगर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। कोई भी दूध के रेफरल कोई चीज, कोई दूध की, कोई चिलिंग सेंटर की, किसी भी बारे में कोई बात है तो आप मेरे से संपर्क करके कोई भी हम उसमें कर सकते हैं। कोई बच्चे कोई काम करना चाहे, कोई जॉब के लिए, कोई वेटरनरी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में, यूपी हरियाणा दोनों स्टेट के अंदर हम अपना काम कर सकते हैं। कोई भी कभी भी किसी भी टाइप कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद श्री विपिन गुप्ता जी का, जिन्होंने बहुत ही सरल तरीके से हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी दी कि डेयरी सेक्टर में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, और उन्होंने खुद भी एज ए रोल मॉडल ये काम हरियाणा में और यूपी में कर रहे हैं और इसको आगे भी बढ़ाते रहेंगे, और हमारे बहुत सारे जो युवा किसान हैं वो उसका लाभ ले सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आप अपने नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने 3 साल पहले ये सोचा कि कॉमर्स, ऑब्वियसली डिजिटल कॉमर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा फ्यूचर का, तो लेकिन इसका लाभ सबके हाथों में कैसे आ सकता है, इसको कैसे डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं कि इंडस्ट्री के सारे प्लेयर्स इसको यूज कर सके, बेनिफिट कर सके। थोड़ा समझाने के लिए मैं एक बार आपको ये बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल की तरह, जैसे हम लोग अमेजन या फ्लिपकार्ट देखते हैं, या फिर ओला, उबर के बारे में आपको पता है, या फिर स्विगी और जोमेटो के बारे में पता होगा। ये सब क्लोज सिस्टम है, ये सारे मार्केट
बेचने वाला इस प्लेटफॉर्म पे आ सकता है, जो वो बेचना चाहता है उसका एक कैटलॉग बना सकता है और खरीदने वाला इस प्लेटफॉर्म पे आके वो खरीद सकता है। और ये सब फैसिलिटेट करते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट। बट इसमें परेशानी क्या है, अगर मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे टैक्सी बुक करनी है तो मेरे को या तो ओला पे जाना होगा या उबर पे जाना होगा। अगर मैं कोई टैक्सी वाला हूँ तो मेरे को एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जाके रजिस्टर करना होगा। ONDC कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये नियम है। जैसे आप UPI कोई एक नियम था जिसपे स्पीकर बंद हो गया सर। मंच में आसीन नागर जी, श्रीमान जी, आप सबका तथा इस सभागार में आए हुए सारे हमारे देश के अन्य स्थान से आए उद्यमी, कृषि उद्यमी, आप सबको नागरिक की ओर से अभिनंदन। ये एक बहुत अच्छा मौका है जहाँ पर मैं नागरिक के बारे में कुछ आपको बता सकूं। यह संस्था किसानों की संस्था है तथा सरकारी क्षेत्र से संस्था है। इसकी स्थापना 1958 में की गई। 1975-76 के दौरान इसे एक सबसे महत्वपूर्ण काम जिसको हम कहते हैं समर्थन मूल्य योजना, इसके लिए नागरिक को यह दायित्व दिया गया। आपको पता होगा कि 23 ऐसे जिनसे हैं जिसके लिए भारत सरकार समर्थन मूल्य डिक्लेयर करती है। उन 23 जिनसों में 16 दलहनी, तिलहनी एवं कोपरा, ये जो कृषि उत्पाद हैं उनके समर्थन मूल्य देने के लिए नागरिक को मनोनीत किया गया है। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि आज हमारे देश में दलहन एवं दलहन और मैं ये कहूँ कि दालों तथा खाद्य तेलों का काफी आयात होता रहा है। यह हमारे आप में, हम अपने आप में एक देश, मैं ये कहूँ कि विश्व में सबसे बड़ा मार्केट है। आज यहाँ पर हमारे दलहनी उत्पादन 2015-16 में मात्र 16.73 मिलियन मीट्रिक टन था, वह आज बढ़कर के करीब 25 से 26 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। GPS signal lost. आज हम 5 मिलियन मतलब 50 लाख मीट्रिक टन के औसत से आयात कर रहे हैं। तिहाई आयात विदेशों से करते हैं, केवल 1/3 आयात हमारे होता है। करीब करीब 260 लाख मीट्रिक टन हमारी डोमेस्टिक डिमांड है, उसमें 160 लाख मीट्रिक टन आयात होता है। और यदि आप माने तो उसमें जो मांग तेल जिसको हम कहते हैं तो वो 90 लाख का आयात होता है। सूरजमुखी तेल करीब 35 लाख का आयात होता है तथा उसी तरीके से जो सोया ऑयल है वो 35 लाख मीट्रिक टन का आयात होता है। तो इतनी बड़ी मात्रा में यदि आयात होता है तो क्या हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा करके अपने बाजार के लिए क्या हम उत्पादन नहीं कर सकते? ये सोचने की बात। तो मैं आप सबसे यह अनुरोध करूंगा कि हमें अपने बाजार में जो अवसर हैं उसके लिए, बाजार के लिए हम उत्पादन करें, न कि हम एक ऐसे उत्पादन की ओर जाएं जहां पर हम ये देखें कि उसके लिए हमें सही तरीके से बाजार से मूल्य नहीं मिल रहा
डिस्ट्रेस से करने की बात आई। तो इस दिशा में NAFED हर एक राज्य के राज्य स्तरीय सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर तथा मंडी लेवल पर और गांव लेवल पर FPO तथा सहकारी समितियों के माध्यम से हम समर्थन मूल्य योजना का लाभ देने की कोशिश करते हैं। आपको ये खुशी होगी जानकर पिछले मात्र 3 वर्षों में हमने 1 करोड़ टन के तिलहनी तथा दलहनी उत्पादों को समर्थन मूल्य दिया। इसके लिए भारत सरकार ने NAFED को 40,000 करोड़ रुपए की जो फंड जो जिसको फंड लेते हैं बैंक से उसके लिए हमने गारंटी दी। तो जहाँ तक धन की बात है वहाँ तो भारत सरकार हर तरीके से मदद कर रही है। जहाँ तक मात्रा की बात है, जहाँ तक आपको समर्थन मूल्य देने की बात है, हम ये प्रयास करते रहे हैं कि जो 90 दिन जो हार्वेस्ट पीरियड माने जाते हैं उसमें सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरहर, मूंग, चना, उड़द, मसूर, इन सब की उपार्जन जब जरूरत है तो हम विभिन्न राज्यों में कर रहे हैं। अभी वर्तमान में ही जो खरीफ सीजन अभी खत्म हो रहा है तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से हम लोगों ने 20 लाख टन सोयाबीन MSP पर खरीदा, जबकि उसका जो समर्थन मूल्य है 4,892 और अभी बाजार मूल्य करीब 41,42 के दर पे चल रहा है। तो हमारे इस इंटरवेंशन से किसान लोगों को काफी फायदा हुआ है। उसी तरीके से मूंगफली की खरीदी हमने बहुत बृहद मात्रा में राजस्थान तथा गुजरात जो अन्य राज्यों में की है, जिससे किसानों को काफी फायदा हुआ है। तो मेरा मानना है कि हमारे पास और भारत सरकार के प्रयास चल रहे हैं कि हम तेलों में, खाद्य तेलों में और दालों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाएं और अपने आप आत्मनिर्भर बने। उसके लिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि ICAR जैसे रिसर्च संस्थाओं ने जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से नए सीड्स लाए हैं, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के सीड्स हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इन सब चीज़ों का आप फायदा उठाएं। और जहाँ तक उपार्जन की बात है, भारत सरकार के आदेश के अनुरूप हम लोग आपके गांव-गांव में खरीदी केंद्र स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कर भी रहे हैं। और हम ये आपको आशा दिलाते हैं कि यदि आपको बाजार से आपके समर्थन मूल्य नहीं मिले तो उसके लिए NAFED जैसी संस्थाएं आपके लिए हैं जो आपको समर्थन जरूर देंगी। इसके साथ साथ जैसे और वक्ताओं ने कहा कि APEDA के बहुत सारी स्कीम से जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, ONDC के बारे में रविशंकर जी ने कहा। और इसी क्रम में मैं एक छोटा सा जानकारी देना चाहूँगा कि बाजार में बहुत ऐसी ज़रूरतें हैं जो नई ज़रूरतें आ रही हैं, जो नया जनरेशन है उसकी जो डिमांड है, उसकी जो फूड टेस्ट हैं, उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बदल रहे हैं। किसान बंधुओं को इस बदलते हुए बाजार को ध्यान में देते हुए बाजार के लिए उत्पाद करना ज़्यादा जरूरी है, न कि हम एक ट्रेडिशनल तरीके से हम उन्हीं अनाजों को जाते रहें जिससे कभी कभी आपको ये समस्याएं आती हैं कि बाजार आपको मूल्य न दे सके। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं ईमानी को ही विश्राम करता हूँ और इसमें यदि आप किसी भी तरीके की अधिक जानकारी आप समर्थन मूल्य योजना तथा इन सब पे लेना चाहेंगे धन्यवाद। जो भी उनके सवाल हैं वो बताएं, जो इस सत्र से रिलेटेड सवाल हैं, क्योंकि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो अपने अपने सत्र के विशेषज्ञ हैं और उस तरह के सवाल अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल से हम में से काफ़ी किसान भाई लाभान्वित होंगे। हाँ प्लीज सर। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर विपिन गुप्ता जी से है। डॉक्टर विपिन गुप्ता जी, जैसे कि अभी आपने अपने संबोधन में बोला कि डबल द इनकम
आपके प्रोसेसिंग यूनिट से होती है या पूरे क्षेत्र से होती है, लोकल टू ग्लोबल आज का विषय है। और जैसे कि बात की गई है विकसित भारत 2047 प्रधानमंत्री की, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में एलॉबरेट कर दीजिए। जैसे कि आपका एक प्रश्न है किसानों को डबल इनकम, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा इस तरफ एक रोशनी डाली थी कि डेयरी इंडस्ट्री या मिल्क इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि वहाँ पे आज किसान, चाहे छोटा किसान बड़ा किसान, चाहे वो 2 एनिमल से 100 से 200 से किसी भी क्वांटिटी में अपने एनिमल्स अपने पास अपने कैटल फार्मिंग करते हैं और दूध की प्रोडक्शन करता है, सेम डे उसको अपना मिल्क बेच के उसका एश्योर उसकी पेमेंट फैक्ट्री लेवल से अपना आज आ जाएगी। और इसके अंदर जिस तरह से गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की नई नई स्कीमें, बहुत अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही है एक्सपोर्ट के अंदर विशेष तौर पे, उसमें वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। वैल्यू एडिशन से क्या हो रहा है कि अभी 2 दिन पहले हम लोग दुबई में थे, एक दुनिया का सबसे बड़ा एक एग्जीबिशन सेंटर है वहाँ पे गल्फ फूड के नाम से, जिसमें एपीडा के और डिफरेंट सभी मिनिस्ट्री से और इंडस्ट्री के हर सेक्टर से लोग गए हुए थे। हम लोग भी वहाँ पे एग्जीबिट कर रहे थे और उसके अंदर में ड्यू टू गुड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, उसकी वजह से हमें आज अपने किसान को, अपने फार्मर को, उसको हम मिल्क का प्राइस ज़्यादा देते हैं, जो कि पहले के मुकाबले अब दूध के रेट अच्छे धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं। और उसमें किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी उद्योगपति को पैसे या कॉस्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसीलिए मैं इस बात को एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स, और क्रॉप्स में मौसम का, टाइम का बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, रिस्क फैक्टर भी रहते हैं, मौसम का, नेचुरल कैलेमिटीज हैं। लेकिन दूध के अंदर जैसा कि आज दूध प्रोडक्शन किया अपने फॉर्म में और अगले दिन उसका पैसे एश्योर्ड पैसा मिल जाता है फैक्ट्री से। और जिस तरह से डेवलपमेंट और पॉलिसीज जो डेवलप कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं, उसके अंदर हमें चांसेस और प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। थैंक यू। के बाद आज 100 रुपये लागत है, वही गाय का दूध 30, 35, 40 रुपये तक कैसे पाले पशु। घाटे में कौन काम करता है? घाटे में सिर्फ किसान खड़े है। कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी IAS, कोई SDU मेरे को डायरी करके बचत करके दिखा दो। घाटे में है डायरी। आप क्यों नहीं इसके में प्राइस कमीशन कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ कुछ दिन 2005 के आसपास ही, तो मैंने बड़े सवाल उठाए, बहुत प्रश्न किए, बोले ये बड़े बकवास करता है उसमें। कोई बकवास क्या, जब हमारे को घाटा हम क्यों करेंगे उसका काम। दूध की लागत, जो दूध की लागत तो बढ़ती जा रही है, जो नकली दूध है, जो नकली दूध बेचते हैं ना, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। जो सिंथेटिक दूध बनाते हैं, अब तो ऑर्गेनिक दूध है, उनका ऑर्गेनिक दूध नहीं मिलता है किसान का। किसानों ने पशु पालने छोड़ दिया, किसी को में चलो मेरे साथ, गायें छोड़ दी किसानों ने और ऑर्गेनिक दूध नहीं गया। फिर एक दूसरी बात है, HF गाय थी, उसको एक दूध कहते देसी गाय का, एक दूध कहते देसी गाय का, और बिलाती गाय का कोई दूध नहीं देता। हमने डेयरी छोड़नी पड़ी, हमें घाटे में आए, काफी घाटे में आए। तो इसका गवर्नमेंट ही समाधान करती है, कर सकती है। किसान के पता कुछ नहीं है, किसान कुछ नहीं कहे। बहन भी कह रही थी दूध के बारे में, 100 रुपये से किलो ऊपर जाकर दूध बिकता है तो हमारे को बराबर आता है, और भैंस का 110 बिकता है तो बराबर आता है। हमारा भैंस का भी 60 रुपये में, 50 और 60 रुपये में रहते हैं डेयरी वाले, और गाय का 30-35 में। क्या करेंगे हम पाल के? हमें घाटे में आप कोई काम करके दिखा दो इंडिया के अंदर, कोई व्यापारी, कोई IAS, कोई भी ऑफिसर करके दिखा दो, घाटे में कोई काम नहीं करेगा। हम क्यों करेंगे? हम नहीं कर सकते घाटे के अंदर। इसका समाधान गवर्नमेंट ने करना चाहिए। गवर्नमेंट को सवाल उठाओ और फिर इसके बारे में बताओ मेरे को।
मैं शेयर मारता हूँ तेरे को बोल दिया 50 शेयर मार जहाँ तक बात टीचर आपके पॉइंट थे नकली दूध 10-5 काम नकली दूध की बात कर रहा हूँ मैं नकली दूध की दिक्कत शिवा लड़ना तेरे जो किसान भाइयों से ज़्यादा दिक्कत फैक्ट्रियों में बहुत दिक्कत है और उसके अंदर जैसे गवर्नमेंट कुछ सालों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रही है और बहुत सख्ती कर रही है जिसकी वजह से दूध के रेट भी बढ़ रहे हैं। अभी आपने शायद पिछले 2 साल में देखो दूध के दामों में ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है और कुछ जगह में जैसा कि यंगस्टर जो यंग बच्चे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो अपना पशुपालन में आना नहीं चाहते वो तो बच्चे सब अपना यंग बच्चे अपना शहरों की तरफ जा रहे हैं और जिसके अंदर वो दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और जिस तरह से प्रोडक्ट के दाम घी पाउडर के और प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं उसकी वजह से दूध के रेट भी धीरे धीरे तो कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहे हैं। बाकी जहाँ तक गवर्नमेंट की कुछ फैसिलिटीज हैं वो समय समय पर हो ही रही है और इसके अंदर में थोड़ी सी जानकारी और अपना डॉक्टर सुनील सिंह जी और अपडेट करें। उसके अंदर कुछ करके अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स पेस्टिसाइड्स केमिकल्स को अपग्रेड करके फिर एक्सपोर्ट के बाजार में हम जा पाएंगे उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अदर किसान भाइयों से जैसे हम बिजनेस व्यापार व्यवसाय उसके लिए हम बाहर जाते हैं करते हैं एग्रीकल्चर में जैसे भाई ने कहा कि डायरेक्ट मेरा माल बिक जाए और सीबीके ने कहा क्यों एक्सपोर्टर ही हो जाए तो मैं ये जरूर चाहूँगा यानी मेरा मानना है कि इस सब लोगों को जो नई जनरेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से बाहर निकल के गवर्नमेंट सेमिनार हो प्राइवेट हो इंडस्ट्री हो जैसे इन्होंने आहार का बताया तो वो जाके अटेंड करना चाहिए ताकि अपडेट रहे और अपग्रेडेड रहे बस ये बात। थैंक यू। अपना खुद का काम है और फैक्ट्री लेवल के ऊपर भी हम लोग सुपरवाइजर और सेक्रेटरी बनाते कुछ गाँव के अंदर इकट्ठे करके इधर अलीगढ़ एटा कासगंज और इस वेस्टर्न यूपी के अंदर में 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काम करते हैं तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट का काम हो सकता है। जो बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हुए बच्चे हैं तो उनको हम अपना सुपरवाइजरी में और उसमें दूध कलेक्शन के अंदर में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन देते हुए बताएं सर। नमस्कार, मेरा नाम गोवर्धन सिंह यादव है और मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। गांव में हमारे पास ज़मीन बहुत कम थी, हमारी गुजर बसर नहीं होती थी तो हम दिल्ली आए 1988 में और नजफगढ़ क्षेत्र में हमने खेत लीज में लेके उसमें सब्जियां लगाई। सब्जियां लगा ली, मंडी ले गए। मंडी में हमारा जो लागत भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम किसान भाइयों को तकनीकी ज्ञान नहीं होने के कारण हम जो सब्जियां लगानी है तो 15 दिन के अंतराल में सब सब्जियां लगा देते हैं। गाजर हो या गोभी हो या मूली हो, कोई भी चीज़ हो, तो जो फसल आती है तो एक साथ आती है। मंडी में जहां 100 क्विंटल आ रहा है वहां आ जाओ 1000 क्विंटल, तो मंडी में दाम कम हो जाता है और बिकता नहीं है। हमारी लागत भी नहीं निकली, खेत में गाजर जुतवानी पड़ी। तो हम बड़े निराश हुए कि गांव से हम शहर आए और यहाँ आके भी हमें जो है ना घाटा सहना पड़ रहा है। तो मेरी वाइफ कृष्णा यादव कहने लगी कि आप इसमें टीवी में बता रहे हैं, दूरदर्शन का प्रोग्राम आता था, छोटा सा टीवी था हमारे पास, कृषि दर्शन प्रोग्राम आ रहा था। पहले चित्रहार आता था, गाने आते थे, बड़े चाव से देखते थे शाम को। और फिर उसके बारे में बता रहे थे किसान भाई अपना फल सब्जियों से ये आइटम बना सकते हैं। तो मेरी वाइफ कहने लगी जो बोले जी हम गांव से शहर आए और यहाँ के भी हमें भारी घाटा सहना पड़ रहा है, तो कोई ऐसा हो जाए कि मैं ये फल सब्जियों का कुछ बना सकूं। और जैसे लड़कियों को कढ़ाई बुनाई सिखाते हैं तो इसका कोई मैं कहीं से ट्रेनिंग कराऊं। तो हम शाम को टीवी देख रहे थे, दूरदर्शन का प्रोग्राम आता था और पहले गाने आते थे चित्रहार, और फिर उसके बाद में बता रहे थे कि आप किसान भाई अपनी फल सब्जियों का ये आइटम बना सकते हैं। टमाटर से सॉस बना सकते हैं, ये गाजर से अचार बना सकते हैं, गाजर का मुरब्बा बना सकते हैं, मूली का जैम बना सकते हैं, इस तरीके से बता रहे थे। मेरी वाइफ जिद करने लगी, जो बोले मेरे को कहीं ट्रेनिंग कराओ। गाजर का अचार तो मेरी दादी बहुत अच्छा बनाती थी,
और मेरे को कहीं ट्रेनिंग करा दोगे तो मैं इसका अचार बना सकती हूँ। तो मैंने मालूम किया तो हमारे पास में नजफगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र है उजुआ, वहाँ से मैंने वाइफ को ट्रेनिंग कराई। ट्रेनिंग के द्वारा अचार बना लिया, जैसे गाजर का, गोभी का, मूली का, और हमारे जो खेत में ना करौंदे लगे हुए थे उसका हमने मिर्च और करौंदे का अचार भी बना लिया साहब। बना के साइकिल पड़ोसी की मांगी और नजफगढ़ लेके चले गए, दिल्ली गेट में बिकते थे। अब हमने उनको बोला भैया ये अचार हमने घर में बनाया है और ये क्या रेट का है भाई? जो बोले 30 रुपये किलो। ये 93-94 की बात है, 30 रुपये किलो उन्होंने नहीं लिया है। बोले 20 रुपये किलो तो हम बेचते हैं, 5 रुपये पाइया, और 10-12 रुपये किलो का फैक्ट्रियों से लाते हैं, भाई हम नहीं लेंगे। मैंने ला के वो फिर वहीं रख दिया घर में। मैंने बोला इसमें 1000-1500 रुपये का तेल मसाला भी लग गया, अब हम इतना तो खा भी नहीं सकते, ख़राब हो जाएगा, और हम इसका क्या करें? मेरी वाइफ कहने लगी आप एक काम करो, रोड के किनारे टेबल डाल लो। और जिस खेत में हम रहते थे वो 3-4 एकड़ अंदर था और मेन रोड पे लाने के लिए भी सर पे लाते थे। वो उनकी बात मान के मैंने रख लिया। थोड़ी ताज़ा सब्जी भी रख ली तो नहीं बिका। जो भी लोग आए वो कहें अरे अचार बिकेगा, जंगल में अचार बिकेगा, बिहारी पागल हो गया, इस तरीके से मेरे को बोलते। पुलिस वाला आए, वो 4 बात सुना के चलाए। मैंने शाम को गुस्से में ले जा के रख लिया, भैया देखो गाड़ी चलाना मैं जानता हूँ, 1000-1500 रुपये महीने मिलेगा, बच्चों का पेट पाल लूँगा, मैं ये जलालत भरी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। बोली क्या हुआ? मैंने बोला पुलिस वाला आया, वो गाड़ी दे के चला गया, और यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज ऐसे है अड़े उड़े वाली, बोलते हैं अरे अचार बिकेगा, बिहारी पागल हो गया, इस तरीके से बोलते हैं। मैं नहीं बैठूँगा। बोली ऐसा है जी, बच्चे पालने हैं, लोगों का काम है बोलने का, आप इधर से सुनो इधर निकाल दो। मैं बैठ गया साहब, 4-5 दिन बैठा रहा, किसी ने भी नहीं रुका, क्योंकि पहले चलन नहीं था। जो भी सब्जी या कोई भी सामान लेना तो बाज़ार में ही बिकता था। उस समय कोई बाहर जंगल में नहीं बेचता था, रोड के किनारे कोई भी नहीं बेचता था। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया है साहब कि हम जब छोटे थे तो गांव में मदारी आता था, बंदर का खेल दिखाने वाला, डमरू बजाता, तो हम दौड़ के सबसे पहले भागते थे। वो भीड़ इकट्ठी करता था डमरू बजा के, और उसने जो फिर खेल तमाशा दिखाता। तो मेरे को वो आइडिया याद आ गया कि कस्टमर को या ग्राहक को कैसे रोकना है अपने पास। तो सर ये कापासेड़ा से लेके नरेला तक पूरा खारा पानी है, बेल्ट खारे पानी की बेल्ट है। तो वहाँ मैं नजफगढ़ से 2 मटके लाया खरीद के, पानी भर के रखा, कोई पानी पीने तो रुकेगा तो मैं उसको थोड़ा सैंपल डाल के देखूँगा। मेरे पास कोई रुकता ही नहीं तो मैं कैसे ज़बरदस्ती पकड़ूँ। वो मेरा आइडिया मदारी वाला आया कि मदारी डमरू बजा के भीड़ इकट्ठी करता था और तब वो खेल तमाशा दिखाता, तो मेरे पास पानी पीने कोई रुकेगा तो मैं उसको डाल के दूंगा। मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के दिया, वो अच्छा लगने लगा लोगों को। तो कई तो बोलते हैं भाई हम नहीं खरीद रहे। मैंने साहब ये फ्री में सैंपल है, अच्छा लगे तो ले जाना। तो ठीक है भाई दे दो। उनको अच्छा लगा, कोई 1 पाव कोई आधा किलो ले जाने लगे। कभी 50 रुपये का बिका पहले दिन, तो फिर कभी नहीं भी बिका, फिर कोई रुका तो कभी 100 का बिक गया, 150 का बिक गया। इस तरीके से वो हमारा काम चलने लगा। तो पहले हमने एक पड़ोसी को रखा, 2 को रखा, फिर हमने इस तरीके से 10-15 लेडीज रखी। फिर लोग कहने लगे यार ये पैकिंग होती तो हम इसका अच्छा करते। मैंने फिर श्री कृष्णा पिकल्स के नाम से अपना कंपनी बनाया और इसको रजिस्टर्ड कराया। तो सर जब मैंने अकेला शुरू किया था, और आज मेरे 4 जगह फैक्ट्री हैं। हरियाणा में 3 जगह है, गुजरात में है, सूरत में मेरा, बिहार में मोतिहारी में है। तो आज हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। और कभी मैं बिल्कुल रोज़गार था। तो मैं किसान भाइयों को यहाँ पूसा कृषि मेले में हम हर साल आते हैं। 2001 से हमने स्टॉल लगाना शुरू किया था, बहुत छोटा सा। आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा स्टॉल है, और शायद मेरे से बड़ा किसी का स्टॉल नहीं होता है यहाँ पर। तो मतलब हम यहाँ पर सीखने के लिए भी आते हैं और कुछ हमारे से सीख कर जाते हैं किसान। तो मैं किसान भाइयों को ये संदेशा देना चाहूँगा, जैसे हम कोई भी चीज़ पैदावार कर रहे हैं, गेहूँ है, गेहूँ का हम पैदावार करके, पैदावार बढ़ाकर उसको मंडी में बेचेंगे तो मंडी में वही रेट मिलेगा जो सरकार ने तय कर रखा है, गेहूँ बेचेंगे तो। और हम उसका वैल्यू एडिशन करते हैं, मैदा बनाते हैं, सूजी बनाते हैं, दलिया बनाते हैं। तो जो हमारी भारत सरकार बोल रही है, मेरा किसी सरकार से लेना देना नहीं है कि हम किसान का आय दुगना करेंगे। तो मेरा किसान भाइयों को ये संदेशा है कि आप जब तक वैल्यू एडिशन में नहीं जाएंगे तो आपका 2 गुना नहीं, आप कई गुना कर सकते हो।
गेहूं से आटा तो बनता ही है, मैदा बनता है, दलिया बनता है, सूजी बनती है, तो हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे चना है, और बुंदेलखंड में जो किसान हैं वो इतना बहुत ज़्यादा, मतलब बुंदेलखंड आप सब जानते हैं, किसान भाई पूरा भारतवर्ष में जानते हैं कि बुंदेलखंड में पानी का भी कमी है और वैसे भी जो है ना बहुत ज़्यादा गरीबी है। हम चना उगा रहे हैं, चने का हम दाल ही बना दिया, 2 फाड़ करनी है, उसका सीधा डबल रेट हो गया। उसका हम बेसन भी बना सकते हैं, उसके लड्डू भी बना सकते हैं। मतलब वैल्यू एडिशन में जब तक हमारा किसान नहीं जाएगा तब तक भला होने वाला नहीं है। तो मैं किसान भाइयों को यही संदेशा देना चाहूँगा कि हर आदमी जो कोशिश करे तो कृष्णा बन सकता है। मेरी वाइफ को आज तक 4-5 ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, नारी शक्ति पुरस्कार उनको मिला, चैम्पियन अवार्ड उनको मिला है, और अभी लेटेस्ट 24 जनवरी को यूपी रतन से उन्होंने सम्मानित किया है योगी आदित्यनाथ ने और जगदीप धनखड़ जी ने। 11 लाख रुपए का पुरस्कार है। तो वो कृष्णा यादव का नहीं है, पूरे देश का सम्मान है। मैं देशवासियों को ये संदेशा देना चाहता हूँ, सब लोग आप कृष्णा बन सकते हैं यदि कोशिश करें तो। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आपके पिकल्स के बारे में बात करें तो कितने प्रकार के आप पिकल्स बना रहे हैं? हमारे पहले हमने 4 आइटम से शुरू किया था, ये आपने अच्छा पूछा, और आज हम 152 वैरायटी तैयार कर रहे हैं। कोई हमने चीज़ नहीं छोड़ी है। आप जो बोलेंगे हम कहेंगे जी है। अचार में बहुत सारी आम की वैरायटी है, कम से कम तो 20 वैरायटी आम की है, खट्टा मीठा, जो गुजराती टेस्ट में और हरियाणवी टेस्ट में, और ये सारे अचार हैं। और एक हम बनाते हैं करेला, जामुन, नीम, मेथी, अश्वगंधा, इसका जूस बनाते हैं। तो वो शुगर के रोगियों के लिए इतना अच्छा है कि हमने 100 आदमी पे ट्राई किया, उसको 90 ठीक हो गया, और 10 आदमी ठीक नहीं हुआ तो 10 को कोई नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि वो जूस है, कोई केमिकल या दवाई नहीं है। करेला, जामुन, नीम, मेथी, अश्वगंधा और आंवला, ये अच्छा भला भी ले तो शुगर नज़दीक से भी नहीं निकलेगा। तो ये हम अपनी लाइन में बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तेल का प्लांट भी है मेरा खुद का, क्योंकि हम तेल निकालते हैं, अचार में शुद्ध तेल मिल गया। मसाले का प्लांट अपना है, मसाला ग्राइंड किया, साबुत मंगाया और वो उसमें डाला। तो मिक्सिंग का मतलब सोचने की गुंजाइश नहीं है। हम लोगों को क्या दे रहे हैं हमें ये मालूम है। आज बात करें कृषि विज्ञान मेले की, यहाँ पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर लगाया गया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना बेनिफिट है ये मेला लगाने से? इस मेला लगाने से, कृषि विज्ञान मेला जो लगाने से पूसा संस्थान के अंदर, मैं 2001 से आ रहा हूँ और हम हर साल स्टॉल लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ सिखा के जाते हैं, हम जो फार्मर्स से काफ़ी चीज़ सीखते हैं। आज भी मैंने एक नया चीज़ सीखा, आज बिल्कुल लेटेस्ट है। ये हमारे सामने सगुन ट्रैक्टर का इन्होंने स्टॉल लगाया है, और ये 2 साल पहले गाजियाबाद से मेरे के मिलने के लिए आए थे। ये अपना ये बैटरी वाला इन्होंने बनाया है ट्रैक्टर। तो ये कश्मीरी मिक्स मुरब्बा मैंने इनको दे दिया था, भाई मेरे पास गाजियाबाद से आए हैं ये, तो मैंने इनको दे दिया, इन्होंने टेस्ट किया, तो ये ख़रीद के ले जाते हैं। मैंने बोला जी अभी ये 2 डब्बे आप लेके आए हो, ये कैसे इतना खा लेते हो? जो बोले यादव साहब मैं बताता हूँ, मेरी आदत है पूछने का। जो बोले मैं 2 चम्मच 1 कटोरी दही में डालता हूँ और इतना टेस्टी लगता है। तो ये मतलब लोगों से हम सीखते हैं, हमारे अंदर क्या कमी है हम समाज से सीखते हैं। तो किसान भाइयों जो अपना ZTM ये चैनल को देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल को, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल पे मेरे को बुलाया और इतना मान सम्मान दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अच्छा, साथ में हम चाहेंगे कुछ जो लेटेस्ट आइटम आपने तैयार करी हैं जी के अंदर, उसके बारे में हमें भी कुछ ज्ञान दें, कुछ बताएं क्या है वो। मैं आपको दिखा जी सर, कुछ प्रोडक्ट दिखाएं आपको। ये मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें करेला, जामुन, नीम, मेथी, अश्वगंधा और आंवला है। इसका 20 से 30 ml हम 1 गिलास पानी में लेते हैं, तो शुगर के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। और इसको अच्छा भला आदमी भी ले तो नुकसान नहीं करेगा। जैसे हमने 100 आदमी पे ट्राई किया और 90 ठीक हो गया, 10 ठीक नहीं हुआ, तो 10 को नुकसान भी नहीं करेगा ये। दूसरा मेरे पास ये अदरक अचार है। ये अदरक अचार पेट गैस के लिए, बाईबादी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ये, और इनमें कोई केमिकल नहीं होता है। एक सर ये अमरूद मसाला नाम दिया है, जैसे घर में पकोड़े बनाते हैं, पकोड़े बन गया और इस पर थोड़ा सा हम ऐसे करके डाल लेंगे हल्का हल्का, इसका टेस्ट ही बदल जाएगा।
और अमरूद में टेस्ट है या नहीं, आप ये मसाला लगा लेंगे ना तो टेस्ट बन जाएगा। इसको दही लस्सी में भी डाल सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं और किसी फ्रूट में डाल के भी खा सकते हैं हम इसको। इसी तरीके से ये अदरक चिप्स है, आलू चिप्स तो दुनिया खाती है, ये अदरक का चिप्स बनाया है और ये मार्केट में बिल्कुल नई आइटम है। ये अदरक चिप्स जिनका गला ख़राब है और वही काम है इसका, बाई वादी जोड़ों के दर्द के लिए वो बहुत फ़ायदा करता है। ये एक ये हल्दी का अचार है, कच्ची हल्दी का अचार, इसका भी बहुत सारा फ़ायदा है। और हल्दी तो वैसे ही मेडिसिन है, इसको तो सभी जानते हैं, इसके बारे में तो गुण मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लहसुन का अचार है, ये भी हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, बाईवादी जोड़ों के दर्द के लिए ये भी लाभकारी है। एक सर ये करेले का अचार है, करेला अचार शुगर के पेशेंट तो खाते ही खाते हैं और ये नज़र कमज़ोर वालों के लिए बहुत बढ़िया है, ये खून की कमी पूरी करता है। और भी बहुत सारी आइटम है। एक कश्मीरी मिक्स मुरब्बा देना भाई, ये सर कश्मीरी मिक्स मुरब्बा नाम दिया है इसका, तो इसमें सारे फ्रूट मिक्स करके और ये बनाते हैं और इसको 2 चम्मच 1 कटोरी दही में डाल के खाओगे तो आप सोचो क्या मेवा है ये, ऐसा लगेगा। प्राइस की बात करें तो प्राइस के बारे में आप क्या कहेंगे? मार्केट से प्राइस के हायर है, हाँ, है, क्या है? मैं बता देता हूँ सर, मार्केट में हर चीज़ का कंपटीशन है, लेकिन मालिक की कृपा से मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। रेट के मामले में मेरे रेट उसी हिसाब से मार्केट से काफ़ी आगे हैं, कम नहीं है और ना हमारा लेवल में कि कंपटीशन है। मेरा कंपटीशन ही नहीं है, मेरा सिर्फ एक ध्येय है कि 100 लोगों को नहीं खिलाना है, 10 लोगों को खिलाना है, अच्छी से अच्छी चीज़ खिलाना है, जो उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं, ऊपर वाले का नाम हो। मेरी ये सोच है कि 100 को या 1000 को नहीं खिलाना है, मेरे को 10 लोगों को खिलाना है, बहुत बढ़िया चीज़ खिलानी है। तो मार्केट में मेरा कंपटीशन नहीं है, जो मेरा खाने वाले हैं वो आके ना ये निकाल दो ये निकाल दो अपना लेके चले जाते हैं। और पूसा संस्थान का जितना वैज्ञानिक है वो साल भर के लिए खरीद के रख लेते हैं। अच्छा, एक बात ये मैं पूछना चाहूँगा, इसमें जो तेल यूज़ होता है वो सरसों हाँ, का तेल यूज़ होता है? सरसों का। इसमें जो तेल यूज होता है वो हम पीली सरसों का तेल, वो तेल का प्लांट भी मेरा अपना है। और ये तेल वाली बोतल देना भैया, एक छोड़ो, दोनों दो तेल की, नगर से पीले वाली और भरतपुर से ये सरसों मंगाते हैं। ये पीली सरसों का तेल है सर ये, और ये काली वाली सरसों का तेल है, दोनों हम रखते हैं। जो तीखे अचार हैं उनमें ये वाला डालते हैं। और एक अचार हमने और भी बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी बनाई है, प्रीमियम वाला देना भैया, राम केला आम की वैरायटी है और इसमें ये साबुत मसाले हैं। ये 5 साल भी नहीं ख़राब होना है, कांच में जितना पुराना होगा उतना इसका टेस्ट बहुत बढ़िया बन जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम कृष्णा यादव है और जैसे कि देख रहे हैं ये श्री कृष्णा पिकल्स, ये मेरा ही है। और हमने जैसे कि मैं तो घर में ही काम करती थी, मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, तो ये मतलब मेरे पति काम करते थे, तो इनकी जैसे नौकरी करते थे तो नौकरी छूट गई। जब नौकरी छूटी तो हमें बहुत दिक्कतें आने लगी। फिर इन्होंने अपना बिजनेस भी करा, जैसे ट्रक ले लिए, गाड़ी ले ली, तो उसमें बहुत ज़्यादा घाटा आया तो उसमें जो हमारा सब कुछ मतलब एक तरह से हमारे सब कुछ बर्बाद हो गया, बिक गया, घर मकान भी बिक गए। तो हम थे, मैं बुलंदशहर के रहने वाले हम, तो बुलंदशहर से छोड़ के हम फिर यहाँ दिल्ली आए। जब दिल्ली आए तो हमने काम ढूंढा, काफ़ी दिन काम भी ढूंढा, लेकिन काम ना मिला। जब काम कुछ भी ना मिला तो फिर हमने जो ये खेतों में सब्जियाँ उगाई, सब्जियाँ उगा के हमने ये अचार बनाने शुरू करे। अचार बनाए, मतलब हमने ट्रेनिंग ली पूसा संस्थान से, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा से, जगह जगह से मैंने ट्रेनिंग लेके ये काम शुरू करा। आज देख रहे हैं जैसे कि मैंने जो ना पहले अपने घर में ही, मतलब घर में अपने मेरे बच्चे और मैं ही करती थी, बहुत छोटे से शुरू करा था मैंने। और आज जो ना मेरे जैसे कि काफ़ी महिलाओं को रोज़गार मिलाता है, आज हज़ारों लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। और जैसे कि ये हमारे देश भर में कृषि मेले लगते हैं, हम कृषि मेले में ज़रूर जाते हैं क्योंकि यहाँ से देश भर के किसान आते हैं, तो इससे जो ना हमारा सबको पता लगता है और हमारा जो ना क्वालिटी का भी और इसका भी, मतलब हमारे बहुत किसानों से जो ना देश के किसान आते हैं तो हमारी पब्लिसिटी होती है, हमारा अचार जो ना जगह जगह मतलब पूरी पहचान बनती है, इसलिए हम आते हैं। अच्छा, जैसे आप आज बिजनेस में सक्सेस हो गए हैं और साथ में आपको कई राष्ट्रपतियों से आपको अवार्ड मिले, प्रधानमंत्री से अवार्ड मिले, तो उसकी फीलिंग कैसी है आपकी?
हमें जैसे कि मैंने ये जब शुरू करा काम तो पहला अवार्ड मिला था। मैंने तो ऐसे ही घर में मतलब मैंने सोचा मेरे पास मतलब बच्चे हैं, इन्हें पढ़ाना है, बहुत मजबूरी है मेरे पास, तो मैंने तो एक मजबूरी में काम शुरू करा था। पर जब मेरा बिजनेस हो गया, जब मेरे को अवार्ड मिलने लगे, तो पहली बार तो थोड़ा लगा था कि भाई मेरे को जो ना बहुत ऐसा लगा था कि मैं कैसे स्टेज पे जाऊँ, मतलब घर से कोई निकल के, मतलब घर से कभी निकल के ना गई और फिर मेरे को स्टेज पे जाना पड़ा, तो बहुत लग रहा था। आज मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और राष्ट्रपति हैं, नारी शक्ति पुरस्कार मिला मेरे को, हमारे राष्ट्रपति जी ने ये दिया, नारी शक्ति पुरस्कार दिया, और प्रधानमंत्री जी से NG रंगा अवार्ड मिला, और अभी जो ना यूपी में मिला मेरे को यूपी रत्न अवार्ड दिया। तो इससे जो ना बहुत मतलब अच्छा लगता है और बहुत मतलब आगे बढ़ने का मेरे को उत्साह है। मतलब हमें जो ना अच्छा लगा, बहुत अवार्ड मिले तो मेरे को और उत्साह मेरी और वो बढ़ा के, मतलब भाई इतना सम्मान मिल रहा है, इतना सम्मान मेरा सम्मान नहीं है, पूरे देश का सम्मान है। तो इससे मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं ये काम करती रही और अब भी कर रही हूँ और करती रहूँगी, जब तक मैं चलती रहूँगी, जब तक करती रहूँगी। किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानों के लिए बस यही संदेश है कि अपनी खेती को, जैसे कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी का भी मतलब सपना है कि खेती को बिजनेस में लाएं। अगर खेती को बिजनेस में लाएंगे तो बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा और हम अपने प्रोडक्ट खराब होने से बचाएंगे। और मेरी बहनें घर में बैठे ना, मतलब कोई भी काम हम आज देखो एक ठेले पे मतलब कोई वो भी बेचता है, मतलब जैसे छोटे छोटे सामान बना के भी बेचते हैं, तो मतलब अपना घर का खर्चा हम बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं। मतलब किसी के ऊपर निर्भर ना रहना, हमें मतलब अपने मेहनत से और विश्वास से काम करेंगे तो हम आगे ज़रूर बढ़ेंगी बहनें मेरी। हेलो, मेरा नाम पवन कुमार है, मैं श्री राम हॉस्पिटल की तरफ से मार्केटिंग हेड हूँ और ये हमारा कैंप लगा हुआ है श्री राम हॉस्पिटल की तरफ फ्री हेल्थ चेकअप, जहाँ हमारा 3 दिन से कंटिन्यू लगा हुआ है। ये किसान मेला है, यहाँ पे जो भी ऑल इंडिया के अंदर जितने भी किसान हैं, कंपनियां हैं, वो यहाँ पर आके अपना प्रचार वगैरह किया है। तो इन सब की सेवाओं के लिए श्री राम हॉस्पिटल की तरफ से फ्री हेल्थ कैंप था, जो डॉक्टरों ने यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी को कोई चोट वगैरह को लेकर, किसी को कुछ भी दिक्कत को लेकर हमने हमें तैनात रहे, जिसमें हमारा पर डे कम से कम भी यहाँ पर 400 से प्लस और 500 के आसपास पेशेंट आए हैं, जो हमने सेवा का मौका मिला और हमने किया और हम कंटिन्यू आगे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा रखा है, आपने बीपी शुगर की टेस्टिंग करी, तो क्या फर्स्ट एड भी आपने दिया लोगों को? हाँ जी, फर्स्ट एड भी दिया है हमने लोगों को। जैसे अगर किसी को पैर में दिक्कत आ गई है या किसी को चोट लग गई है, तो उसी टाइम हमने इमीडिएटली बाद में हमने एंट्री वगैरह का कराया है, पहले उनका चेकअप वगैरह का कंप्लीट हमने कराया है। हमारे श्री राम हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर पंकज नागपाल सर हैं, जिन्होंने ये यहाँ पर प्रॉपर कैंप वगैरह लगाया है, और जैसे कि किन को उसको दिक्कत परेशानी ना हो, चोट वगैरह ना लगे, पूरा फर्स्ट एड हमने यहाँ पर सेटअप किया हुआ है, और बीपी शुगर्स एंड सारा कंप्लीट हमने सेवा करी है यहाँ पे। मैं प्रगट सिंह, और यहाँ पे जो स्टॉल कमेटी है, स्टॉल डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, और उस बुकिंग कमेटी का मैं एक मेंबर हूँ, और मैं यहाँ पे जितने भी स्टॉल हैं वो यहाँ पे बुक किए गए हैं। यहाँ पे हमारे 2 हाल हैं, ए हाल और बी हाल, उसके बाद एक फार्मर किसानों का जो स्टॉल लगाए गए हैं। हाल ए में हमारे IRE के जो थीमेटिक पंडाल हैं, और उसके बाद जो हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पंडाल हैं उसमें लगे हुए हैं, और हाल बी में जितने भी ज़्यादातर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हैं, और टोटल मिला के हमारे ए हाल में 78 और बी हाल में 88 जो स्टॉल लगे हुए थे। और ये हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था कि हमें श्री राम हॉस्पिटल वालों ने यहाँ पे उन्होंने अपनी सेवा का मौका दिया, और यहाँ पे बहुत सारे किसान आए। करीब हर जब भी हमारा मेला होता है करीब हमारे पास 1 लाख से ऊपर किसान आते हैं, और वो यहाँ पर जो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हैं वो लेते हैं, और उसके अलावा उनको कोई भी समस्याएँ आती हैं, कभी शरीर से शारीरिक संबंधित समस्याएं आती हैं, वो तो यहाँ पे आकर फ्री ऑफ कॉस्ट इनका श्री राम हॉस्पिटल का एक कैंप लगा हुआ है, वो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सारा टेस्ट करवाते हैं, और डॉक्टर उनको सही सही जानकारी देते हैं, जो उनको ज़रूरत होती है उसके बारे में उनको जानकारी दी जाती है। और उसके अदर स्टेट से आए, उनका क्या फीडबैक रहा? किसान भाई जो अदर स्टेट से आए हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे बीज के लिए आते हैं, लेकिन जो अभी अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए हमारी IRE ने उनको कई सारे अवार्ड से नवाजा है। एक IRE फेलो अवार्ड है, वो हमारे यहाँ 6 किसानों को दिया गया है, जो कि अलग अलग स्टेट से, हर स्टेट से लगभग 5-6 स्टेटों से अलग अलग किसान थे, जिनको हमने हमारे IRE के हमारे निदेशक महोदय ने और हमारे जो कृषि मंत्री आए थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे से उनको उन अवार्ड से नवाजा है। और आज जो हमारा प्रोग्राम था 24 तारीख को, वो इनोवेटिव फार्मर अवार्ड थे,
उनको दिए गए थे। तो उसमें भी हमारे किसान भाइयों को करीब 35 से 40 किसानों को उसमें अवार्ड दिए गए हैं। और इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है वो सारी दी जाती है। और ज़्यादातर किसान हमारे यहाँ बीज के लिए आते हैं। हमारे यहाँ बीज जो गेहूँ इस समय धान लगने वाला है, तो धान के लिए जितनी भी वैरायटियाँ हैं वो सारी वैरायटियाँ यहाँ पे अभी दी गई हैं इस किसानों को। बहुत डिमांड रहती है। कुछ हमारी नई वैरायटियाँ आई हैं जो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड को लेते हुए यहाँ पे किसान आते हैं। और हर बार ही ऐसा माहौल रहता है कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा गैदरिंग होती है यहाँ पर। थैंक यू सर। धन्यवाद।